दोस्तों, एक तरफ भारत इस मुश्किल हालात में नेपाल की मदद के लिए खड़ा है, तो दूसरी तरफ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, एक बार फिर से भारत के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। नेपाल और भारत को लेकर आई इस खबर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन में दो देशों को दिए गए मुंहतोड़ जवाब को लेकर है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की वजह सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि गुस्से में भरी युवा पीढ़ी यानी जेन जी प्रोटेस्टर का उभार था। ये प्रदर्शनकारी अचानक संसद भवन तक पहुंच गए और वहां हंगामा किया। इतना ही नहीं, ओली के आधिकारिक आवास में आग भी लगा दी गई। हालात इतने बिगड़े कि नेपाली सेना को हेलीकॉप्टर से ओली को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। बताया जाता है कि उन्हें काठमांडू से करीब 27 किलोमीटर दूर शिवपुरी के एक सुरक्षित सैन्य परिसर में रखा गया। इस्तीफे के बाद ओली ने प्रदर्शनकारियों के नाम एक पत्र लिखा, जिसे उनके करीबी ने सार्वजनिक किया। इस पत्र में ओली ने दावा किया कि उनकी भारत विरोधी नीतियों की वजह से उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। उन्होंने लिखा है, मैंने हमेशा कहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुआधरा नेपाल के हिस्से हैं। मैंने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में व्यापार करने के लिए हमारे नियम मान्य होंगे। मैंने कहा है कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, न कि भारत में, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। और अगर मैं इन मुद्दों पर पीछे हट जाता तो मुझे और भी कई अवसर मिलते। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और बताती है। नेपाल के छात्र और युवा पहले से ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर नाराज थे। गुस्सा तब और बढ़ गया जब ओली सरकार ने अचानक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। युवाओं का कहना था कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है। पुलिस की कार्रवाई में 22 से ज्यादा छात्रों और युवाओं की मौत ने इस आंदोलन को और उग्र बना दिया। यही वजह बनी कि संसद और ओली का घर गुस्साए युवाओं के निशाने पर आ गया। अपने पत्र में ओली ने सोशल मीडिया बैन को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना चाहा था कि जो कंपनियां नेपाल में काम कर रही है वह यहाँ के नियमों का पालन करे और रजिस्टर्ड हो, लेकिन जनता ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना। ओली का भारत से विवाद नया नहीं है। 2019 और 2020 में भी उनका रुख काफी आक्रामक रहा। जब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया नक्शा जारी कर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो ओली सरकार ने इसकी भी आपत्ति जताई। भारत के नक्शे में काला पानी क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाया गया था, लेकिन नेपाल ने दावा किया कि यह उनका इलाका है। इसके बाद ओली ने संसद से संविधान संशोधन करवाकर एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें लगभग 400 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुआधरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उसका नक्शा पूरी तरह सटीक है। दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद तब और गरमाया जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत के लद्दाख क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही थी। उस समय माना गया कि ओली को चीन का समर्थन मिल रहा है और इसी वजह से उन्होंने भारत विरोधी कदम उठाए। लेकिन राजनीति का खेल देखिए कि अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ओली को न केवल भारत बल्कि चीन से भी विरोध का सामना करना पड़ा। अगस्त 2024 में जब भारत और चीन ने आपसी सहमति से लिपुलेख दर्रा से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया, तो ओली ने दोनों देशों पर विरोध जताया। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया और अपने लोगों से वादा किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में बात करेंगे। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की सड़कों पर धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है। सेना ने शहर में गाड़ियां और पैदल यात्रियों की चेकिंग शुरू की है। कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि हालात काबू में रहे। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा संकट का हल निकाला जा सके। ओली ने अपने पत्र में खुद स्वीकार किया कि उनकी जिद और हट ने ही उन्हें इस हालात तक पहुंचा दिया। उन्होंने लिखा, अगर मैं जिद्दी न होता तो शायद पहले ही हार मान लेता, लेकिन मैं वही इंसान हूँ जो कठिनाई में भी पीछे नहीं हटता। अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि यूनाइटेड नेशन से निकलकर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी UNHRC में
भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा है कि उसे किसी ऐसे देश से सबक लेने की जरूरत नहीं है जो खुद आतंकवाद को पालता पोसता है और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। भारत की ओर से ये जवाब जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने दिया। उन्होंने पाकिस्तान की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा, हम फिर से मजबूर है उस देश की झूठी बातों का जवाब देने के लिए जिसका नेतृत्व खुद अपने देश को डंप ट्रक कह चुका है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी पुरानी हरकतें याद दिलाई। क्षितिज त्यागी ने कहा, इस साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने एक खूबसूरत घास के मैदान को खून से लाल कर दिया। यही नहीं, भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तान वही देश है जिसने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को छुपाया और बाद में उसे शहीद बताया। भारत ने साफ कहा, क्या पुलवामा भूल गए, क्या उरी भूल गए, क्या पठानकोट और मुंबई भूल गए। आतंक की लंबी लिस्ट है जिससे पाकिस्तान का सीधा हाथ रहा है। त्यागी ने दो टूक कहा, पाकिस्तान झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी इस चाल को पहचान चुका है। उन्होंने कहा कि हमें किसी टेरर स्पॉन्सर से सीख लेने की जरूरत नहीं है, न ही किसी ऐसे देश से सलाह लेनी चाहिए जिसने अल्पसंख्यकों को सताया और अपनी साख खुद नष्ट कर दी। भारत ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वह लगातार संयुक्त राष्ट्र मंच का गलत इस्तेमाल करता है और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC को भी अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की यही आदत उसकी भारत के प्रति बीमार मानसिकता को दिखाती है। भारत ने दुनिया को यह भी संदेश दिया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत की संतुलित और सटीक कार्रवाई ने इसके सबूत दे दिए। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटेंगे और बार बार पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के कारोबार को दुनिया के सामने उजागर करते रहेंगे। अंत में भारत ने पाकिस्तान को एक नसीहत दी, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ आतंक और त्रासदी पर टिका है, लेकिन भारत अपने लोगों की रक्षा पूरी मजबूती से करता रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ कभी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में स्विट्जरलैंड को भी भारत ने करारा जवाब दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने भारत को नसीहत देते हुए कहा था कि भारत को चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मीडिया की आजादी को बनाए रखे। लेकिन भारत ने अगले ही दिन बेहद सख्त और स्पष्ट जवाब दिया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा, स्विट्जरलैंड की टिप्पणियां आश्चर्यजनक और गलत जानकारी पर आधारित है। भारत ने साफ शब्दों में याद दिलाया कि स्विट्जरलैंड खुद नस्लवाद, भेदभाव और विदेशी विरोध जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में भारत पर उंगली उठाने की बजाय उसे अपनी चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि स्विट्जरलैंड, जो कि भारत का घनिष्ठ मित्र और साझेदार है, इस मंच का समय झूठी और गलत कहानियों में बर्बाद करने की बजाय अपने घर की समस्याओं को सुलझाने में लगाए, खासकर जब वह इस समय UNHRC की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड के आरोप भारत की वास्तविकता को बिल्कुल भी नहीं दर्शाते। भारत ने दुनिया को याद दिलाया है कि वह एक विविधतापूर्ण और जीवंत लोकतंत्र है। वहीं भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा कि भारत न केवल अपने यहाँ की विविधता को संजो कर रखता है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो स्विट्जरलैंड को भी नस्लवाद और भेदभाव जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करने को तैयार है। भारत का ये जवाब इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत ने यह संदेश भी दिया है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए किसी देश को पक्षपाती और गलत बयान नहीं देना चाहिए। यूएन का नया सेशन शुरू हो गया है और आगे भी कई ऐसी इंटरेस्टिंग खबर सामने आने वाली है जिसको हमारे चैनल द्वारा कवर किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।